अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस। तो आज हम जो हमारा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 से बच्चों, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम ये बात डिटेल में जानते हैं कि भाई ये वैसे भी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और एप्टीट्यूड फिज़िक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मौजूद है। तो अब अगर हम लोग नॉर्मली किसी स्केलर को डिफ़ाइन करना चाहें तो देखें भाई, स्केलर आपके पास उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व हो, यूनिट इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये बात हम शुरू से जानते हैं बच्चों कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ एक और चीज़ भी दली हुई होती है जिसका नाम होता है डायरेक्शन। बिल्कुल। और हमारे पास इस चैप्टर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है बेटा, वो है आपके पास क्या बेटा, आपका वेक्टर। ठीक बात है भी। तो हम इस चीज़ को जो है लेके चल रहे हैं। अब इस तक जाने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी जिसका नाम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि भैया आप वेक्टर को लिखोगे कैसे। तो देखो, आप जब रास्ते पे जाते हो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की वहाँ पर एक एरो बनाया हुआ होता है। ठीक है भाई, एरो बना हुआ होता है। इस एरो की बेटा एक होती है टेल जिसको हम कहते हैं दुम, एक होता है इसका सर जिसको हम कहते हैं हेड। और ये वेक्टर कुछ ना कुछ डायरेक्शन जो है बना रहा होता है जिसको रिप्रेजेंट की जाती है एंगल से। और यही डायरेक्शन और यही वेक्टर बेसिकली अगर लिखा जाए तो लेट्स सपोज इस वेक्टर को नाम दे देते हैं हम लोग ए का। अब मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ने वाला जब इसको पढ़े तो उसको पता लग जाए कि भाई ये वेक्टर ही है, तो असल में इसके ऊपर एक एरो हेड लग जाता है। साथ साथ इसके अंदर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड, जो कि लिखा जाता है इस सिंबल के साथ में एक मॉड का निशान लगा के, और डायरेक्शन के लिए हम एक यू का सिंबल बनाया था और ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। ठीक बात है। तो असल में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम यही काम जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप जो हो ए लिखो और मैग्नीट्यूड के लिए आपने खाली ये लिखा और ये निशान लगा दिया। ठीक हो गया। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली जस्ट रिप्रेजेंट द वेक्टर। अब अगर इस चीज़ को आगे लेके चलें तो हमारे पास इस टॉपिक में आपके पास वेक्टर से रिलेटेड दो काम हमें करने हैं, जिसमें से पहला जो काम हमें आपको सिखाना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैं हमेशा 4 केसेस बना के पढ़ाता हूँ और आपके पास एप्टीट्यूड फिज़िक्स में हर किस्म का क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएं तो आप बासानी इन 4 केसेस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से पहला केस ये है कि भी अगर बनने वाले वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो, यानी कि वो हों आपस में पैरेलल, या बनने वाले वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हो 180 डिग्री, यानी कि वो हों आपस में अपोजिट या एंटी पैरेलल। ठीक है। या बनने वाले वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हो 90 डिग्री, यानी कि वो आपस में हो परपेंडिकुलर। और साथ साथ बच्चों, अगर एंगल इनमें से कुछ भी ना हो बल्कि जनरल हो, जनरल मतलब कुछ भी एंगल हो लेकिन वो अदर देन दीज 3 एंगल्स हो, तो आप क्या करोगे। तो एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है। अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, यानी कि कुछ इस तरह का सेटअप हो, एंटी पैरेलल का मतलब कुछ इस तरह का सेटअप हो, परपेंडिकुलर का मतलब कुछ इस तरह का सेटअप हो, और जनरल का मतलब कि जो वेक्टर्स हैं वो किसी भी एंगल पर मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है कि लेट्स सपोज दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सिर्फ ऐड कर दो। इसमें होगा कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें आप ये करोगे कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके ऐड करो और फिर इनका रूट ले लो, और आखिर में आपने लगाना है कोसाइन लॉ, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा के। अब मैंने प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, प्लस माइनस मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि मैं इन वेक्टर्स को, जो कि किसी भी एंगल पे हो सकते हैं,
वो ऐड भी हो सकते हैं, तो ये इनका जो है रिजल्टेंट माना जाएगा। और इसी तरह से मैं इन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी करा सकता हूँ, तो फिर ये रिजल्टेंट माना जाएगा। तो ऐड के लिए आपने प्लस लगा दिया और सब्ट्रैक्ट के लिए आपने माइनस लगा दिया। अब बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए आपने एक चीज़ दिमाग में बिठानी है कि आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक चार्ट हम बना लेते हैं जहाँ पे हम आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं एक साथ ही कंपाइल करके लिख देते हैं, ताकि आगे चलकर आपको आने वाले फंक्शंस की वैल्यूज़ पहले से ही याद हों और आप बड़ी आसानी से इन वैल्यूज़ को जो है वो सीख सकें और इन पे फिर हम लोग अच्छी खासी बात कर सकेंगे। तो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा और बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा। इसी तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए भाई। अब इनमें से अगर हम किसी वैल्यू की बात करें तो आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो है 0 डिग्री पर, जिस पे कॉस होता है 1 और इसमें कॉस हो जाएगा 1, साइन हो जाता है 0। 30 डिग्री पे कॉस जो है वो हो जाता है 0.866 जो कि बराबर होता है √3/2 के, और साइन हो जाता है 0.5 जो कि बराबर होता है 1/2 के। इसी तरह से 45 डिग्री पर दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि दोनों का आंसर आता है 0.707 जो कि बराबर होता है 1/√2 के। तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाती हैं। तो दिस इज़ सपोज टू बी एन एक्सेप्शनल केस। 60 डिग्री पर कॉस हो जाता है 0.5 जो कि बराबर होता है 1/2 के, और ये हो जाता है 0.866 जो कि बराबर होता है √3/2 के, और 90 पर ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 1। तो ये वैल्यूज़ बच्चों आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठा के याद करनी है, ताकि हम इससे रिलेटेड आराम से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।